कि भी वंश वृक्ष जो होता है वो एक प्रकार का जीनोग्राम का भी पैटर्न हो सकता है और उस पैटर्न को ये शामिल कर सकता है उसी क्रिया में। वंश वृक्ष या फैमिली ट्री, इस तरीके के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, फैमिली ट्री। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जिस तरीके से आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चंस करते हैं मेल और फीमेल का, उसी तरीके से ये बनाया जाता है। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग जो है इस क्रियाओं को संचालित करते हैं, वही वंश वृक्ष या फैमिली ट्री का पैटर्न होता है। ठीक है, तो एक ऐसा इस प्रकार का चार्ट बनता है, जैसे इनके ये माँ बाप हैं, इनके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे मान लीजिए हैं, जिसमें से 2 लड़की है और 1 लड़का है। इस लड़के की जो शादी हुई एक यहाँ पे इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, औरत से। इसमें फीमेल की एक साथ यहाँ पे शादी हो गई, मेल से दर्शा सकते हैं, यहाँ पर भी मेल को दर्शा सकते हैं। इनके जो है 2 बच्चे हैं। ठीक है, इनके भी जो है, इनके मान लीजिए 3 बच्चे हैं। ठीक है, इस तरीके से इनके मान लीजिए 1 ही बच्चा है। इनमें से अगर कोई बच्चा मान लीजिए किसी MI से या DI से या HI से प्रभावित है या MR से प्रभावित है, तो आप इसको इस तरीके से डार्क में करके आप कलर कर सकते हैं। या मान लीजिए कोई बच्चा एक्सपायर कर गया, तो आप उसे इस तरीके से क्रॉस एक लाइन खींच देंगे, स्लैटिंग लाइन, और वो मान लिया जाएगा कि वो जीवित नहीं है। ठीक है, बच्चा उनका। तो इस तरीके से फैमिली चार्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो रक्त संबंध में जो ये संबंध दर्शाने की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, ये भी एक प्रकार की विशेषता के रूप में प्रकट होता है या प्रस्तुत होता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो परिवार की विशेषता में ही भावनात्मक लगाव भी होता है। भावनात्मक लगाव का मतलब जानते हैं आप सभी लोग, एक प्रकार से इमोशनल जो क्रियाएं होती हैं वो चीज़ें भी इसके अंतर्गत देखने को हमें मिलती है परिवार के अंतर्गत। परिवार भावनात्मक लगाव के संदर्भ में परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी जो स्नेह है, जो सुरक्षा है, जो समर्थन की भावना है, उसी क्रिया को बेसिकली दर्शाया गया है भावनात्मक लगाव के रूप में। भावनात्मक लगाव के रूप में। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इस बात को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे कि भावनात्मक लगाव क्या होता है। परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी प्यार, सुरक्षा, समर्थन की भावना से जो जुड़ा हुआ चीज़ है वो बेसिकली भावनात्मक लगाव है। परिवार के सदस्यों के बीच में भावनात्मक लगाव उसके विकास और कल्याण में एक अहम योगदान देता है, इसलिए ये चीज़ें भी आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक और शब्द रिप्रेजेंट किया गया है और वो शब्द है सामाजिकरण। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कल हम लोग सामाजिकरण का टॉपिक भी लेंगे, उसमें क्या क्या मेन चीज़ें दर्शाई गई हैं। तो परिवार जो है, परिवार में सामाजिकरण, परिवार सामाजिकरण एक वो प्रक्रिया मानी जाती है जिसके जरिए परिवार ना बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि परिवार जो है बच्चों के विकास या परिवार बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, उस क्रिया में सामाजिकरण होता है। तो यह एक सामाजिक संस्था के तौर पर परिवार की भूमिका है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक भी है। तो उस प्रक्रिया में ये शब्द जो है लिया जाता है। उसके बाद देखिए, परिवार में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे एक शब्द आता है सदस्यों का उत्तरदायित्व, है ना, सदस्यों का उत्तरदायित्व। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है ये भी समझने का प्रयास करिएगा आप सभी लोग कि परिवार बच्चों के प्रति ना कई तरह का उत्तरदायित्व रखता है, जैसे कि उनका पालन पोषण हो गया, शिक्षा हो गया, संस्कार देना हो गया, है ना, साथ ही बच्चों को सुरक्षित रखना हो गया, उनकी देखभाल करना हो गया। इस तरीके का परिवार जो एक प्रकार से जिम्मा लेता है या उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी या कर्तव्य जैसे शब्दों को प्रस्तुत करता है। तो ये भी शब्द आप कह सकते हो कि सर यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट माना जाएगा। तो बच्चों को सुरक्षित रखने, स्नेह से, प्यार से किए गए या किए जाने वाले एक्टिविटी या शिक्षित होना या चिकित्सा देखभाल पाना या क्रूरता या दुर्व्यवहार से सुरक्षित रखने का जो अधिकार दिलाता है वो कहीं ना कहीं परिवार ही दिलाता है। ये परिवार का कर्तव्य बनता है, ये उसका दायित्व बनता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ रुख करेंगे। अगला पॉइंट आता है कि परिवार सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, परिवार में सामाजिक नियंत्रण का प्रभावी साधन। प्रभावी साधन, देखो सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन और अनौपचारिक साधन 2 तरीके के साधन होते हैं, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। पहले मेरी बात को समझिए, सामाजिक नियंत्रण में औपचारिक साधन एक पाया जाता है और एक अनौपचारिक साधन पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रभावी साधन लिखा है, मैं भी आपको बताऊंगा। तो जो औपचारिक साधन होता है वो सरकार और संगठन इन साधनों का इस्तेमाल करती है। जो औपचारिक होता है, जो औपचारिक होता है वो बेसिकली सरकार और संगठन करता है, जहाँ बेसिकली साधनों का इस्तेमाल करके बड़े समूह पर कोई एक्टिविटी की जाती है। लेकिन एक अनौपचारिक होता है, जो अनौपचारिक हो वो
बेसिकली लोकाचार होता है। लोकाचार के जरिए लोगों को कुछ चीज़ें करने से रोका जाता है। लोकाचार प्रथा, जनरीति, परिवार, धर्म, शैक्षिक संस्था, है ना, राजनीतिक संस्था, सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन है। तो इसीलिए परिवार, मैंने एक शब्द बोला तो परीक्षा में ये आया हुआ सवाल है कि परिवार लिख देता है और पूछता है परीक्षा में, बताइए इनमें से कौन सा जो है अनौपचारिक साधन है, या अनौपचारिक साधन पूछ लेगा इसमें से और कहेगा कि आप एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है, या बताइए आप। तो परिवार ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, परिवार अनौपचारिक है ना कि औपचारिक है। बच्चे औपचारिक वाले लगा के चले आते हैं, जो कि गलत पैटर्न मान लिया जाता है या गलत चीज़ों को संदर्भित कर देता है वो, ठीक है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। क्लियर रहेगा इतनी बातें, एक बार स्पष्ट करेंगे प्लीज, एक बार बताइएगा जरूर मुझे। यस सर। कि जो सामाजिक नियंत्रण के प्रभावी साधन के दृष्टिकोण में हम बात कर रहे हैं, जहां हमने बताया आप लोगों के एक औपचारिक और एक अनौपचारिक साधन। तो यहाँ परिवार जो है सामाजिक नियंत्रण का, एक बार सुनिएगा मेरी बात को, सुनिएगा फिर मैं आपको सुनता हूँ। परिवार जो है सामाजिक नियंत्रण का एक प्रभावी साधन है। परिवार के जरिए ना ही बच्चों में समाज के मूल्य, विचार, विश्वास का विकास होता है, इसलिए ये प्रभावी साधन है। परिवार बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में एक अहम भूमिका निभाता है, परिवार, ठीक है। तो ये चीजें दर्शाने की बात की गई कि परिवार के जरिए बच्चों में समाज के मूल्य, विचार, विश्वास का विकास होता है। तो परिवार बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में अपना एक अहम भूमिका निभाता है, अतः परिवार सामाजिक नियंत्रण का एक प्रभावी साधन है। ये चीजें जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आप पूछिए, कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था, बोलिए मैडम। सर, औपचारिक साधन बच्चों को कहते हैं और अनौपचारिक परिवार को कहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये अलग है। आप वो बच्चों और परिवार को मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं, मैंने सामाजिक नियंत्रण के, ठीक है, 2 साधन बताए। सामाजिक नियंत्रण के 2 साधन बताएं, और उस 2 साधन को एक में बोला मैंने कि औपचारिक होता है और एक मैंने बोला अनौपचारिक होता है। साधन मैम वो होते हैं जहां कानून, नियम, विनियमन, जुर्माना, जेल जैसे प्रतिबंध, सेंसरशिप, निष्कासन, राजनीतिक स्वतंत्रताएं, सीमाएं वगैरह आती हैं, उसको हम औपचारिक बोलते हैं। एक होता है अनौपचारिक, जहां धर्म, परिवार, शैक्षिक संस्था, जहां साथी और समुदाय द्वारा लगाए गए सामाजिक मानदंड होते हैं, जहां सामाजिक मानदंड होते हैं, वो होते हैं अनौपचारिक साधन। तो कानून, नियम, कानूनी प्रणाली, कानूनी प्रवर्तन एजेंसियां, जुर्माना, सेंसरशिप, राजनीतिक स्वतंत्रताएं, ये सब कहलाती हैं औपचारिक। साथी, परिवार, साथी मतलब मित्र, परिवार, समुदाय के द्वारा लगाए गए जो सामाजिक मानदंड होते हैं, वो होते हैं आपका अनौपचारिक साधन। ये अलग पार्ट था जो सामाजिक नियंत्रण के 2 साधन के रूप में बताया था। लेकिन यहां आपको ध्यान ये रखना है कि परिवार ही एक सामाजिक मानदंड, शिष्टाचार, जीवन जीने के लिए एक तरीका है, जहां उस प्रक्रिया में परिवार एक समाज की इकाई होती है। तो परिवार समाज की मूल इकाई है या मौलिक इकाई है। मौलिक इकाई का मतलब क्या हुआ कि परिवार से ही हम सामाजिक मानदंड, शिष्टाचार, जीवन जीने का तरीका सीखते हैं। परिवार समाज की नींव रखता है, समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है, वो पैटर्न होता है यहाँ पर। तो उसे हम लोग बोलते हैं परिवार समाज की मौलिक इकाई है। परिवार हमारी मूलभूत जो जरूरतें होती है, जैसे मूलभूत जरूरतें क्या क्या है परिवार की, कपड़ा, भोजन, आवास, है ना, तो इत्यादि ऐसे बहुत सारे मूलभूत आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। परिवार के सभी सदस्यों के लिए स्नेह और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। परिवार से ही सामाजिक संबंध बनना शुरू होते हैं, उन्हें विकसित करते हैं और बनाए रखते हैं। परिवार समाज की नींव रखता है, समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। ये मैं कई बार बता चुका हूं, इस संदर्भ में आपको ये बातें ध्यान रखनी है। परिवार कहा जा रहा है कि सीमित आकार, परिवार में सीमित आकार भी पाया जाता है कि नहीं? और ये इस बात से आप सभी लोग अच्छी तरीके से रूबरू भी होंगे। कैसे? परिवार का आकार सीमित होने का मतलब सिंपल है कि परिवार में बच्चों की संख्या कम हो। इसका मतलब ये है, आमतौर पर 1 या 2 बच्चे वाले परिवार को छोटा परिवार माना जाता है, वही 3 या ज्यादा बच्चे वाले परिवार को बड़ा परिवार कहा जाता है, यानी यह संयुक्त परिवार का पार्ट माना जाता है।
लेकिन आप सबको पता है छोटा परिवार सुखी परिवार, ये बेसिकली उसकी फीचर में भी दर्शाया गया, उसकी विशेषता में दर्शाया गया है। ठीक है, तो मेरा कहने का भाव, इस शब्द को जरूर ध्यान रखेंगे कि परिवार जो है एक सीमित आकार के रूप में भी है। आर्थिक व्यवस्था, परिवार में एक शब्द आता है आर्थिक व्यवस्था। अच्छा, आर्थिक व्यवस्था हो गया या आर्थिक प्रणाली हो गया, ऐसे जो शब्द आते हैं वो शब्द रिलेट कराते हैं कहीं ना कहीं परिवार में। परिवार की आर्थिक व्यवस्था का सिंपल अर्थ ये बनाएगा आपका कि घर में काम और पैसे का लेन देन करने का तरीका, यानी फाइनेंशियल बातें होगी, वो आर्थिक व्यवस्था दर्शाएगी। तो घर में काम और पैसे का लेन देन करने का तरीका दर्शाता है परिवार की आर्थिक व्यवस्था। यह एक सरल प्रणाली है। हर परिवार की आर्थिक व्यवस्था अलग अलग होती है, ये बात आप जानते हैं, क्योंकि हर परिवार की ज़रूरतें और मूल्य अलग अलग होते हैं, इसलिए आर्थिक व्यवस्था भी अलग अलग होगी। परिवार की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए माता पिता अपने बच्चों को पैसे कमाने, खर्च करने, बचाने और देने के बारे में सिखा सकते हैं। इसमें ना बच्चों में स्वामित्व की भावना पैदा होती है। बच्चों की आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए घर में आने वाले पैसे का एक हिस्सा बच्चों को दिया जा सकता है। इस पैटर्न, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि पॉकेट मनी, उस शब्द को भी आप यहाँ पे संबोधित कर सकते हो। तो मेरा कहने का भाव कि घर में काम और पैसे का लेन देन करने का जो तरीका हो रहा है वो कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था को रिलेट कराता है, वो एक प्रकार के परिवार को चीज़ों को दर्शाता है। परिवार में एक निवास स्थान, ये भी शब्द बेसिकली प्रकट होता है हमारे सामने कि परिवार में एक निवास स्थान कैसे। परिवार का निवास स्थान घर होता है, ये बात आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। घर जो है परिवार के सदस्यों के लिए आराम और शरण की जगह भी होता है ना। घर में परिवार के सदस्यों का निजी सामान भी रखा जाता है कि नहीं। अच्छा, अगर आप चाहें एकल परिवार की बात करें, न्यूक्लियर फैमिली, या आप चाहें संयुक्त परिवार की बात करें, उसमें भी वो चीज़ें रिप्रेजेंट हो सकती हैं। तो परिवार का निवास स्थान घर होता है और घर परिवार के सदस्यों के लिए आराम और शरण की जगह होती है। ठीक है, ये शब्द आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हो कि निजी सामान रखने के लिए भी परिवार का एक स्थान होता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं, एक शब्द हमारे सामने आता है सर्वकालिक। एक शब्द आता है सर्वकालिक एवं सार्वभौमिक संस्था। परिवार एक सार्वभौमिक और सर्वकालिक सामाजिक संस्था है। ये सार्वभौमिक सत्य बात है, हर समाज में परिवार पाया जाता है, इसलिए सार्वभौमिक संस्था है। मैंने भी ऊपर आपको बताया भी था। परिभाषा एक थी, आप मुझे बता सकते हो, पीटर मर्डोक के द्वारा एक परिभाषा दी गई थी, मैंने ऊपर लिखवाया भी कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, और उसमें समझाया भी था सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है। तो कहने का भाव ये है कि परिवार एक सार्वभौमिक और सर्वकालिक सामाजिक संस्था है और यह मानव समूहों का सबसे प्राथमिक समूह होता है। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई, सबसे शक्तिशाली, सबसे अस्थायी और सबसे व्यापक इकाई मानी जाती है। अतः सर्वकालिक एवं सार्वभौमिक संस्था का पैटर्न माना जाता है परिवार को। परिवार में अपनत्व की भावना पाई जाती है। बहुत ही आसान शब्द में लिखा हुआ है, अपनत्व की भावना, हम की भावना, वी फीलिंग की भावना। किसी समूह या समुदाय या परिवार के सदस्यों के प्रति एकजुटता और सहयोग की जो भावना होती है वो दर्शाती है एक प्रकार से परिवार में अपनत्व की भावना, वो होती है एक प्रकार की विशेषता। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं अनिवार्य सदस्यता, इसका मतलब क्या होता है कि किसी संगठन या परिवार या संस्था में शामिल होना जरूरी है। इसका मतलब अनिवार्य सदस्यता, इसका मतलब अनिवार्य सदस्यता है ना। तो मेरा कहने का आशय, परिवार अनिवार्य सदस्यता के दृष्टिकोण में आप कह सकते हैं कि परिवार की सदस्यता के लिए कोई लिखित नियम नहीं बनाए गए हैं या नहीं हैं। परिवार के सदस्यों के बीच मजबूत संबंध होने पर परिवार खुशी रहता है या सुख में रहता है ना। तो एक दूसरे के प्रति सम्मान और देखभाल करना, बच्चों का पालन पोषण करना, बच्चों की अच्छी शिक्षा देना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, बच्चों को आदर करना, शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर लोगों की देखभाल करना, वो शब्द जो है बेसिकली प्रस्तुत हो सकता है किसमें, अनिवार्य सदस्यता में। तो ये था परिवार का बेसिकली विशेषता। तो हमने अभी देखा क्या, हमने शुरुआत में देखा परिवार यानी फैमिली का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। हमने उसमें ये देखा कि फैमिली जो होता है वो लैटिन भाषा के फैमिलीज से बना हुआ है, जिसका बेसिकली हमने अर्थ भी बता दिया था कि भाई परिवार को ही रिप्रेजेंट करता है।
एल्मर की एक पुस्तक आई सोशोलॉजी ऑफ फैमिली, मैंने ये भी दर्शाया आप लोगों को। फिर मैंने कहा कि रोमन में एक अर्थ बनता है फैमिलिया निकाला गया, ठीक है, जहाँ ये भी दर्शाया गया कि समिति संस्था जैसे शब्द आते हैं। पति पत्नी जो है सहित उनके बच्चे भी दे सकते हैं या रहित बच्चे भी कह सकते हो आप। ये परिवार का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताया था। फिर मैंने परिवार की विशेषता भी आप लोगों को बताया कि भाई परिवार जो है एक सार्वभौमिक संस्था है। मर्डोक के द्वारा परिवार जो समूह होता है वो प्रथम मानवीय पाठशाला होता है। इन सभी के कॉन्सेप्ट के साथ मैंने उसकी डेफिनेशन बताया। फिर परिवार की यहाँ पर हमने विशेषता को क्लियर किया। आगे देखते हैं एक लाइन और इम्पॉर्टेंट मजुमदार एवं मदान के बारे में कि परिवार की 4 विशेषता है। पेपर में देखो आ भी सकता है ना, परिवार की विशेषता को लेकर नाम के साथ। तो याद रख सकते हैं कि संस्था, यौनाचार, नामकरण द्वारा वंश का निर्माण, आर्थिक इकाई और संयुक्त परिवार, ठीक है। ये 4 प्रकार की विशेषता बताया गया है किसके द्वारा, तो आप कह सकते हैं कि मजुमदार एवं मदान के द्वारा। ये बेसिकली एक प्रकार से यहाँ जो है नाम दिया गया एक विद्वान का और उसके अकॉर्डिंग ये बताने का प्रयास किया गया, ठीक है। ये चीज़ें जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं परिवार के आधार पे बेसिकली या परिवार की उत्पत्ति के बेस पर जो है कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं, लगभग कुल 8 सिद्धांत दिए गए और एक नाम था बकोफन, एक नाम आता है बकोफन महोदय ने कुल परिवार को 4 चरणों में बताया था। और हालांकि परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत के दृष्टिकोण पर बात अगर हम लोग करेंगे, कई विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताए हैं, या आप ये भी कह सकते हो समाजशास्त्र में या समाज कार्य में अभी भी मतभेद है परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांतों में। फिलहाल हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ऑगस्ट कॉम्टे ने परिवार को समाज की कोशिका कहा। चलो एक शब्द और मिल जाता है आपको, परिवार की कोशिका किसने बोला है, तो ये भी बोल सकते हो ऑगस्ट कॉम्टे ने बोला है। अभी मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया भी ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में थोड़ी 2-4 बातें अलग से। मैकाइवर एंड पेज के अकॉर्डिंग कहा गया कि उत्पत्तियां सदैव जो है आगमन्य होती हैं। उत्पत्तियां सदैव क्या होती हैं, आगमन्य का मतलब जानते हैं क्या होता है, बताइए संदीप जी, संदीप सर बताइए आगमन्य का मतलब क्या होता है। आगमन्य का अर्थ क्या शब्द को दर्शाता है, ना जाने योग्य, जहां कोई ना जा सके उस क्रियाओं को आगमन्य कहा गया। जहां कोई ना जा सके, पहुंच के बाहर हो। बात समझ में आ रही है, बताए जी। हाँ, जहां कोई ना पहुंच सके या पहुंच से बाहर, उसको बोला गया। तो कहा गया अर्थात मानव जब से पृथ्वी पर आया है तभी से परिवार भी अस्तित्व में आया है। अब परिवार की उत्पत्ति के संबंध में समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों और समाजकार्य में काफी मतभेद रहा है, ये बात सार्वभौमिक सत्य है। अब परिवार की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांत रहे हैं, उस विद्वानों के साथ हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। अगर आप एमएसएसओ के स्टूडेंट हैं तो प्लीज अपनी कॉपी पर थोड़ा सा फैक्ट नोट करेंगे। एक शास्त्रीय सिद्धांत है, इस सिद्धांत में प्रतिपादक का नाम अगर कोई पूछा गया देखने को मिला तो प्लेटो एंड अरस्तू का नाम मिला। यह सिद्धांत परिवार की उत्पत्ति में पुरुषों को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान किया और यह सिद्धांत के अनुसार कहा गया कि परिवार का आरंभिक रूप जो है पितृसत्तात्मक है। और इस सिद्धांत को 1861 में हेनरी मेन ने इसे आगे बढ़ाया। हालांकि इस सिद्धांत के प्रतिपादक में अगर किसी विद्वान का नाम देखने को मिला तो उसका नाम याद रखना है प्लेटो एंड अरस्तू, ठीक है। और इसी सिद्धांत को किसी ने अगर आगे बढ़ाने की बात किया है तो हेनरी मेन का नाम। कब बढ़ाया, तो 1861 में बढ़ाया, ये बातें। और उसके बाद ध्यान रखेंगे कि इस परिवार में या इस सिद्धांत में जो बताया गया है परिवार की उत्पत्ति में पुरुषों को महत्वपूर्ण बताया गया। इसलिए परिवार को जब शुरुआत में था तो शुरुआती दौर पर पितृसत्तात्मक आया। सत्ता का मतलब होता है अधिकार, तो पिता का अधिकार पर यह बेस्ड था शास्त्रीय सिद्धांत। दूसरा एक सिद्धांत आया यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं यौना साम्यवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अगर कोई प्रतिपादक रहे उनका नाम था मॉर्गन, लुईस हेनरी मॉर्गन। सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक के नाम में भी इनका नाम देखने को मिलता है। नाम पूरा क्या है, लुईस हेनरी मॉर्गन। सामाजिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादक इसी को कहा जाता है, ठीक है। फ्रेजर, मॉर्गन और ब्रीफॉल्ट तथा लुबोव, ये 3-4 विद्वान हैं यौन साम्यवाद के सिद्धांत में। इन लोगों की मान्यता थी कि प्रारंभ में किसी भी प्रकार के परिवार रूपी संस्था नहीं पाई जाती थी। यौन संबंधों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकता था।
इस अवस्था को यौन साम्यवाद या कामाचार की अवस्था का नाम भी दिया गया। तो ये सिद्धांत में बेसिकली यौना साम्यवाद का सिद्धांत में ये कुछ विद्वान हैं, इन विद्वानों का नाम आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। एकाकी विवाह का सिद्धांत, नाम से ही स्पष्ट है, मैं आशा करता हूं कि आप सारे इसके बारे में जानते भी, मैं पढ़ा भी चुका हूं आप लोगों को। तो एक विवाही सिद्धांत का प्रतिपादन में अगर किसी का नाम मिला तो वो वेस्टर मार्क्स का नाम मिला। मतलब एक विवाही विवाह का सच्चा स्वरूप है। यह सिद्धांत जानते हैं, जर्मन के एक विद्वान थे जो बहुत ही फेमस है, नाम है उनका एडवर्ड वेस्टरमार्क। इन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था, इनकी एक पुस्तक आई थी, एक पुस्तक में लिखा था, और उनकी पुस्तक का क्या नाम था, यहाँ पे लिख लीजिए, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये किताब का नाम था, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये इनकी किताब का नाम था। अब इस किताब में वेबस्टर महोदय ने इस सिद्धांत को दिया, लिखा सन 1891 में, और कहा कि परिवार में एक विवाही परिवार की प्रथा आदि परंपरा रही है, और अन्य विवाह जैसे बहुपत्नी परिवार रोगों की भांति, है ना, बाद में आए। बहुपत्नी परिवार जो है रोगों की भांति बाद में आए, ठीक है। तो एक विवाही परिवार की प्रथा आदि जो परंपरा रही है वो एक विवाही सिद्धांत में रहा। और नाम याद रखने वाली बात यहाँ पर हम सब के लिए है, एडवर्ड वेस्टरमार्क के बारे में, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज की पुस्तक 1891 में इन्होंने ही एक विवाही सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा। और बहुविवाही के बारे में बात किया, लेकिन ये बाद में आया। आगे बात करते हैं। वेबस्टर के अनुसार अच्छा एक बात और कह लिया, कई प्रकार की जो छोटी चींटियाँ जो है चिड़िया या छोटी पूंछ वाले बंदर या गोरिल्ला आदि में एक विवाह की प्रथा पाई जाती थी। तो मनुष्य हमेशा विचारशील प्राणी था या प्राणी रहा है, इसलिए अपने शुरू में ही एक विवाही सिद्धांत को मान्यता प्रदान कर दी थी। तो ये बात या स्टेटमेंट है, इसके द्वारा ये चीज़ें बताई गई है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए आपके सामने एक आता है मात्रात्मक या मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, और इस सिद्धांत के प्रतिपादक में किसी का नाम देखने को मिला तो वो मिला ब्रीफाल्ट का नाम। ब्रीफाल्ट ने मात्र सत्तात्मक परिवार के बारे में अपने विचार में लिखे और कहा कि उन्मुक्त यौन व्यवहार के कारण बच्चों के पिता का पता ना होने की वजह से उनका पालन पोषण माँ करती है। समझिएगा, मात्र सत्तात्मक है, क्या कहा था सर, मुझसे बताइएगा सर। हाँ बिल्कुल, सुनिएगा। उन्मुक्त यौन व्यवहार के कारण, मैं नोट कर देता हूं, उन्मुक्त यौन व्यवहार के कारण बच्चों के पिता का पता ना होने की वजह से उनका लालन पालन माँ करती है, यानी मात्र सत्तात्मक। इसलिए परिवार मात्र सत्तात्मक होता है। ये बात ब्रीफाल्ट ने कहा। ये बात किसने बोला? ब्रीफाल्ट ने बोला। उन्मुक्त यौन व्यवहार के कारण बच्चों के पिता का पता ना हो। हाँ बिल्कुल यही है उन्मुक्त यौन व्यवहार। स्वच्छंदन यौन संबंध को आप उन्मुक्त समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो तो बताओ, पूछो। स्वच्छंद इसको बोला जाता है, स्वच्छंद संबंध, मतलब यानी अपने साथी चुनने में पूरी तरह से आज़ादी लेना। उन्मुक्त, अपनी साथी को चुनने में पूरी तरह से आज़ादी लेना। एक से ज़्यादा लोगों के साथ यौन संबंध बनाना, एक से ज़्यादा लोगों के साथ यौन संबंध बनाना उन्मुक्त यौन व्यवहार। मैं यही बोल रहा हूँ ना आप लोगों से। तो मेरा कहने का भाव यही है कि उन्मुक्त यौन व्यवहार के कारण बच्चों की पिता का पता ना होने की वजह से, है ना, बच्चे की जो पिता है उसको पता ही नहीं कौन सा पिता है, और उसका पालन पोषण मां कर रही है, तो इसलिए उस परिवार को नाम दिया क्या? मात्र सत्तात्मक परिवार। अब मात्र सत्तात्मक परिवार को स्त्री प्रधान कहा गया या स्त्री केंद्रित कहा गया। क्यों? यही बात बनेगी ना। और इस तरीके का जो विवाह, इस तरीके की जो परिवार है ना, मैं आपको बता दूं, अपने भारत में गारो जनजाति एक होती है, एक गारो जनजाति है, उस मात्र सत्तात्मक व्यवस्था का पालन करती है।
है ना। जिसे देश की बात करते हैं, चाइना है, सर तो ऐसे केन्या है। ऐसे बच्चों के पिता का नाम क्या दिया जाएगा? सॉरी सर जी, बताएं। सर करें, ऐसे बच्चों के पिता का नाम क्या दिया, कैसे दिया जाएगा? देखिए, या तो स्त्री फिर वहां पे फिर मान लो कोई शादी करती है, अपने से वर चुनती है, तो उस वर को जो चुनेगी उस वर का नाम दे देगी। ऐसे में तो जब उसके पता ही नहीं है उसके पिता का क्या नाम है ना, क्योंकि उन्मुक्त यौन व्यवहार के कारण उस बच्चे का बेसिकली पिता का पता नहीं है ना, क्योंकि उन्मुक्त यौन व्यवहार के कारण उसके स्त्री के। तो इस वजह से इसमें बेसिकली क्या है कि बाद में अगर वो माता या स्त्री किसी अन्य को चुनती है, तो उस परिस्थिति में आप ये बातें कह सकते हैं, है ना, कि भाई पिता चुन लिया, तब उसका नाम दे सकता है पिता को वहाँ पे। ऐसे में तो रैंडम थोड़ी ना कोई जा रहा रोड पर से उसे कह दो भाई ये, रैंडम थोड़ी हो सकता है ना संदीप जी? ठीक है रैंडम नहीं हो सकता ना ये बात, जी जी। है ना। तो ये बातें यहाँ पे दर्शाएगी, और ये फ्रॉड महोदय ने इसके अकॉर्डिंग ये बातें बताई है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये बड़े फेमस पर्सन रहे थे अपने समय में, अपने दौर में, और यूरोपीय समाजशास्त्री रहे। रॉबर्ट ब्रीफॉल्ट महोदय समाजशास्त्री रहे, और एक किताब लिखा, उस किताब का नाम था द मदरसा, और ये किताब 3 एडिशन में आया था, 3 बार लिखा था इस किताब को। और ये किताब दावा करती है कि परिवार की संस्था अधूरी थी, परिवार की संस्था अधूरी है। भाई अब उसको पिता पता ही नहीं, तो इसका मतलब है कि परिवार की संस्था अधूरी है। इसमें केवल एक महिला और उनके बच्चे शामिल थे। मानव जाति की पहचान सामाजिक संकीर्णता से थी, और विवाह जैसी संस्था अस्तित्व में था ही नहीं। ये रॉबर्ट ब्रीफॉल्ट कहता है, विवाह जैसी संस्था उसके अस्तित्व में ही नहीं था। तो ये बड़े फेमस पर्सन थे। इनके एक बार परीक्षा में सवाल आया था, पीएससी का पेपर था, और उस पीएससी में सवाल बनाया गया था, दी मदर्स पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प में था रॉबर्ट ब्रीफॉल्ट। पीएससी की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। टाइलर का एक मत था कि पहले परिवार मात्र सत्तात्मक थे, फिर मात्र सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक का मिश्रण हो गया। बाद में पितृ सत्तात्मक व्यवस्था अस्तित्व में आ गई, मतलब भाई वर्चस्व बन गया इसका एक प्रकार से। तो टाइलर थोड़ा सा आप ये कह लीजिए कि सुलझा हुआ व्यक्ति आप उसे बोल सकते हैं, है ना। अब सुलझे हुए के आधार पे इन्होंने मिश्रण का पाठ दर्शाया। इन्होंने टाइलर महोदय सर्वोत्तमवादी की एक अवधारणा थी, मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, सर्वोत्तम या सर्वोत्तमवाद एक धारणा थी। इस धारणा को इन्होंने आदिम मनुष्यों से लेकर सभ्य मनुष्यों तक के धर्म के दर्शन के आधार पर चीज़ों को बताने का प्रयास भी किया था। फिलहाल टाइलर का ये विचार था कि परिवार मात्र सत्तात्मक थे, जैसे कि ऊपर आप साबित भी कर सकते हो, रॉबर्ट ब्रीफॉल्ट के थ्योरी पढ़ के साबित भी कर दोगे कि हाँ भाई मात्र सत्तात्मक थी। फिर बाद में पितृ सत्तात्मक व्यवस्था बन गई, वो अस्तित्व में आ गई, तो इसलिए इसको मिश्रण का नाम दिया, ये बात भी कह सकते हो। एक होता है प्रगतिवादी सिद्धांत, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो आगबर्न एवं बर्ड का नाम देखने को मिलता है। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग देखो, परिवार का विकास एक सरल रेखा में होता है। परिवार प्रगति करता है और प्रगति के बाद अपनी मूलावस्था में वापस आ जाता है, मूलावस्था में वापस नहीं लौटता है ना। तो ये पार्ट था। अब देखो, प्रगतिवादी के सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, इनके अनुसार नाम याद रखने वाली बात है आगबर्न और बर्ड का नाम, ये छठा सिद्धांत है। हालांकि अगर हम आपसे बात करते हैं इस प्रगतिवादी सिद्धांत में, तो इन्होंने कहा कि परिवार का विकास एक सरल रेखा में होता है। परिवार का विकास एक बेसिकली क्या होता है, सरल। सर मातृ सत्तात्मक के बाद तो सर प्रगतिवादी नहीं ना था सर, मातृ सत्तात्मक के बाद तो सर ये 5वां हो गया ना सर प्रगतिवादी। प्रगतिवादी कौन सा था? मातृ सत्तात्मक कौन सा था? चौथा था सर ना। मात्र सत्तात्मक चौथा था। टाइलर के अकॉर्डिंग एक विचार भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है ना, टाइलर का मत है ना ये, तो ये भी तो एक प्रकार का सिद्धांत है, मिश्रण का सिद्धांत है ना ये। तो टाइलर का एक सिद्धांत बनेगा, 5वां था ये। थोड़ा ध्यान दो यार,
है ना। फिर उसके बाद आपके अगर हम बात करते हैं उसके बाद छठा आ गया था प्रगतिवादी सिद्धांत। ठीक है, वो तो मत में उसने मिश्रण का नाम दिया, तो मित्र मैंने बोला भी तो आप लोगों के साथ मिश्रण का आप सिद्धांत बोल सकते हो, मिश्रण का सिद्धांत। अब ध्यान सुनो, एक बात को सुनो, इस बात को, परिवार का विकास एक सरल रेखा में होता है। देखो एक चीज सुनो, ये स्टेटमेंट में है प्रगतिवाद के सिद्धांत में आगमन और बाढ़ के द्वारा, लेकिन परिवार का विकास एक सरल रेखा में नहीं होता है। आधुनिक नागरिकता और बढ़ते उत्पादकता के कारण परिवारों की संरचना, उसके टाइप बदल रहे हैं, तो सरल रेखा कहां से बन सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये विचार है आगमन और बाढ़ के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि परिवार का जो विकास है एक सरल रेखा में है। आज के आधार पर अगर हम लोग बात करते हैं परिवार की संरचना पे, तो आप लोग बोलते हो ना कि भाई एकल परिवार है, संयुक्त परिवार है, मातृ केंद्रित परिवार है, विस्तारित परिवार है, मिश्रित परिवार है, समलैंगिक विवाह का परिवार है, बहु विवाह के रूप में परिवार है ना, एकल विवाह के रूप में, कई टाइप के पैटर्न है ना, कई टाइप के पैटर्न के रूप में जुड़े हुए हैं। तो मेरा कहने का भाव कि परिवार का विकास एक सरल रेखा में नहीं, सॉरी सरल रेखा में है, ये बात करें आगमन और वार्ड। परिवार प्रगति करता है और प्रगति के बाद क्या करता है, अपनी मूलावस्था में वापस नहीं लौटता है। परिवार प्रगति के बाद अपनी मूलावस्था में वापस नहीं लौट पाता है। ये स्टेटमेंट भी किसके द्वारा दिया गया, आगमन। ये स्टेटमेंट है, उनके विचार है, आप यहाँ पर विचार को शामिल करें। परिवार जो है यहाँ पर विचार को शामिल करें। परिवार को पतन के रूप में अगर दृष्टिकोण में जब बात करते हैं हम लोग, तो इस प्रक्रिया में ये कह सकते हैं मूलावस्था में वापस नहीं लौटता है, वो जिस अवस्था में था उस अवस्था में नहीं लौटता है। ठीक है, परिवार टूटने का एक प्रकार से कारण को दर्शा सकते हैं आप, आर्थिक तनाव, संवाद की कमी, मानसिक तनाव, ये चीजों में दर्शाता है। एक आता है आर्थिक सिद्धांत। अब देखो राउफ लिंटन के बारे में मैंने अभी आपको परिस्थिति भूमिका के बारे में पढ़ाया था, अगर याद होगा तो अच्छी बात है ना, याद होना चाहिए। फिर भी शायद मुझे जहां तक उम्मीद है कि परिस्थिति को इन्होंने कहा भैया कि 3 टाइप का होता है कि नहीं। भूमिका को 2 टाइप बता दिया, अर्जित और प्रदत्त के रूप में, अर्जित, प्रदत्त और काल्पनिक के रूप में, 3 चीजों में दर्शाया इसने। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर आर्थिक सिद्धांतों में अगर हम लोग बात करते हैं तो राउफ लिंटन महोदय का नाम देखने को मिलता है। वे अर्थ बढ़ाने के साथ साथ एक विवाह को मान्यता देते हैं, उस दृष्टिकोण में राउफ लिंटन महोदय का नाम देखने को मिला आर्थिक सिद्धांत में। हालांकि एक आर्थिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, जहां आप सब नाम लेते हैं विश्व में अर्थशास्त्र का, तो क्रियाएं 1776 आपको याद आती है, तो वह नाम इनके साथ जुड़ जाता है किसका, एडम स्मिथ का, याद होगा है। तो ये भी आर्थिक सिद्धांत का पार्ट है, लेकिन ये फाइनेंशियल वाले दृष्टिकोण अलग होता है। ये व्यक्तिगत व्यवहार को बाधाओं के राहत अनुकूलन की प्रक्रिया के परिणामों के रूप में वर्णित करता है, तो वहां पे ये नाम आता है। यहां तो अर्थ बढ़ाने के साथ साथ एक विवाह की मान्यता दे रही है, परिवार का पार्ट है ये आर्थिक सिद्धांत में। यहां राउफ लिंटन का नाम है, ना कि एडम स्मिथ का नाम है। तो सवाल को थोड़ा समझिएगा, वहां पे सवाल इस तरीके से बना सकता है कि आर्थिक जो सिद्धांत है वो एक विवाही मान्यता के रूप में आगे बढ़ाने या आगे बढ़ाने में अग्रसर रहा है निम्न में विद्वान। ठीक है, तो एक विवाही को मान्यता देने में इस तरीके से बनाएगा, तब आप नाम लगाएंगे यहाँ पर कि भाई ये नाम सही है राउफ लिंटन का। और जब सवाल इस तरीके से बनेगा कि आर्थिक सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में या आर्थिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, सवाल ऐसे बनेगा, तब आपको वहां पे ऑप्शन में नाम खुद लिखाएगा एडम स्मिथ। वहां दूर दूर तक राउफ लिंटन का नाम नहीं रहेगा, दूर दूर तक रिलेट अतमर सेन का नाम, सब जितने अर्थशास्त्री रहेंगे उनका नाम आ जाएगा वहां पे। ये आपको प्रश्न भी बताएगा और ऑप्शन भी बताएगा, दोनों चीजों से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है भाई, ये चीजें ध्यान रखिएगा। 8वां उद्विकासीय सिद्धांत में बताया गया कि बकोफन का नाम, लेकिन मार्गन ने इसी सिद्धांत को विस्तृत व्याख्या के रूप में रिप्रेजेंट किया था, है ना, विस्तृत व्याख्या के रूप में बकोफन के बारे में आपको भी शुरुआत में थोड़ा सा बताया भी था, लेकिन यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर लिखा भी है। बकोफन ने परिवार को उद्विकासीय सिद्धांत में 4 चरण बताए। एक तो कामाचार की स्थिति बताया, दूसरा बहुपत्नी विवाह स्थिति बताया, एक बताया बहुपति विवाह स्थिति, और एक बहुपत्नी विवाह परिवार, और एक विवाही परिवार। ठीक है, तो ये 4 है। एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा आपका ये रहा, चौथा आपका ये रहा। बस आज के लिए बस इतना ही रखिए। ठीक है भाई, कल हम लोग पढ़ लेंगे मॉर्गन के द्वारा परिवार के उद्विकास के वर्गीकरण को लेकर। 5 वर्गीकरण, ये कल पढ़ेंगे। ठीक है।
सर